Hey everybody, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to cover case studies for Indian Contract Act 1872. This is part 2 of the video. In our previous video, in part 1, we had covered up to question number 15. So entirely we covered 15 cases wherein we covered how the answer must be structured, how the provisions should be quoted, how the analysis would be made and how the conclusion would be drafted. So entirely 15 questions were covered there. If you haven't watched that video, you can click on the I button and watch that lecture. In this video, we will be covering from question number 16 to question number 30. So let's get going. Let's start our question number 16. Question number 16 particularly talks about time bar debt, promise to pay time bar debt. Is the promise to pay time bar debt enforceable or not? टाइम बार डेट का मतलब क्या होता है? टाइम बार डेट का मतलब होता है कि वो डेट जो कि लीगली एनफोर्सिबल नहीं रही है, बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट हो चुकी है. अगर कोई भी डेट जिस दिन ड्यू हो चुकी थी उसके 3 साल के अंदर उसे रिकवर करने का कोई स्टेप नहीं लिया जाता है तो वो हो जाती है टाइम बार्ड, यानी कि अब उससे रिकवर किया ही नहीं जा सकता है लीगली. ओके, तो अगर कभी भी कोई डेट ड्यू हो जाती तो जो लैंडर है ही हैज़ टू मेक श्योर कि वो उसके 3 साल के अंदर उससे रिकवर करने के लिए लीगल स्टेप्स ले ले. अभी यहाँ पर हो सकता है कि अगर वो डेट जब टाइम बार्ड हो चुकी है उसके बाद में वो जो प्रॉमिसर है, जो बोरोअर है, वो खुद ही इस डेट को पे ऑफ करने का प्रॉमिस कर दे. तो अगर ये बोरोअर इस टाइम बार्ड डेट को पे करने का प्रॉमिस कर रहा है तो क्या यहाँ पर कंसीडरेशन प्रेजेंट है? क्या उसे बदले में फ़िलहाल कुछ मिल रहा है? एट प्रेजेंट कोई कंसीडरेशन है? नहीं है. तो जनरली रूल क्या होता है कि अगर कंसीडरेशन प्रेजेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. लेकिन हमने यूनिट 2 में कंसीडरेशन के जो एक्सेप्शंस पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि अगर प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट है, राइटिंग में है एंड साइंड है तो वो प्रॉमिस पूरी तरीके से एनफोर्सिबल माना जाएगा. और उन्हीं लाइंस पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है. मिस्टर वाई हैज़ गिवन लोन टू मिस्टर जी ऑफ ₹30 लाख. मिस्टर जी डिफॉल्टेड द लोन ऑन ड्यू डेट एंड डेट बिकेम टाइम बार्ड, यानी कि 3 साल में उसे रिकवर करने के लिए कोई लीगल स्टेप नहीं लिया गया. आफ्टर द टाइम बार्ड डेट मिस्टर जी अग्रीड टू सेटल द फुल अमाउंट टू मिस्टर वाई. वेदर एक्सेप्टेंस ऑफ टाइम बार्ड डेट कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिबल इन लॉ. तो यहाँ पर हमें प्रोविजंस कौन से कोट करने, क्वेश्चन सेक्शन नंबर 25 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जहाँ पर प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा. फैक्ट ऑफ द केस में क्या लिखा जाएगा? एकदम समराइज, एकदम कंसाइज. मिस्टर जी हैड मेड एन अग्रीमेंट टू पे एन अमाउंट ऑफ ₹30 लाख टू मिस्टर वाई विच वॉज द टाइम बार डेट. टाइम बार डेट को रीपे करने का प्रॉमिस किया गया है. प्रोविजंस एप्लीकेबल एज पर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. An agreement without consideration shall be valid if first it is to pay time bar debt, it is made in writing and it is signed by debtor or his agent. जो डेटर है उसने साइन किया है, उसे राइटिंग में था और उसे साइन किया गया है. Analysis and conclusion. In the given case, the loan given to by Mr. Y to Mr. G has become time barred. Therefore, thereafter Mr. G agreed to make payment of the full amount to Mr. Y. Referring to the above provisions of Indian Contract Act, contract entered between parties post time bar debt is valid. Mr. G is bound to pay the agreed amount to Mr. Y provided the above mentioned conditions of section 25 subsection 3 are fulfilled. यानी कि राइटिंग में होना ज़रूरी, साइन किया जाना ज़रूरी है. अगर ऐसा होता है तो वो जो प्रॉमिस है वो पूरी तरीके से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेगा, वो एक लीगली एनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा केस था. ज़्यादा मार्क्स का वेटेज इसे नहीं मिल सकता है. 3 to 4 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है. इट इज़ वेरी अनलाइकली कि ऐसा क्वेश्चन 5 से 6 मार्क्स में पूछा जाए, राइट. तो उसे हमने एकदम समराइज करके आंसर किया है. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 टॉक्स अबाउट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो रेमेडीज़ हैं वो वेरी करती हैं, रेंज करती हैं सेक्शन 73 to 75 तक. अगर
कोई पार्टी ब्रीच करती है तो फिर अग्रीड पार्टी के पास में अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं, अलग अलग रेमेडीज आ जाती हैं। पहला तो होता है डैमेज, और उसके बाद में उसके अलावा कुछ और रेमेडीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्वांटम मेरिट, और उसके अलावा और रेमेडीज, सूट फॉर इंजक्शन, ये सब। तो यहाँ पर A and B entered into a contract to supply unique item, alternate of which is not available in the market. A refused to supply the agreed unique item to B. What directions could be given by court for breach of such contract? A एंड B जो है उन्होंने एंटर किया है कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें A जो है वो यूनिक आइटम सप्लाई करने वाला था B को, लेकिन A ने मना कर दिया कि मैं सप्लाई नहीं करूँगा। अभी यहाँ पर कौन सी डायरेक्शंस कोर्ट के द्वारा दी जा सकती हैं ए को, बिकॉज ए इज डिफॉल्टर एंड बी इज अग्रीड पार्टी। तो अगर बी कोर्ट के पास जाता है तो ए को कौन कौन सी डायरेक्शंस मिल सकती हैं, बी को कौन सी रेमेडीज मिल सकती हैं, वो हमें डिसाइड करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन से ही हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर यूनिक आइटम को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसका मार्केट में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अप्लाई होगा, बिकॉज यहाँ पर जो डैमेजेस हैं, जो मॉनिटरी पेमेंट किया जाएगा अगर बी को, तो वो एक एडिक्वेट रेमेडी नहीं होंगी, उससे वो कॉम्पनसेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्केट से वो जाकर दूसरा यूनिक आइटम नहीं खरीद पाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का प्रोविज़न हम कोट करेंगे। फैक्ट्स ऑफ द केस अगेन एकदम कंसाइज करके लिखना है। मिस्टर ए अग्री टू सप्लाई अ यूनिक आइटम टू बी, alternate of which is not available in the market. Later on he refused to supply the said item to B. Provisions suit for specific performance. In the case of a breach of contract where damages are not an adequate remedy, in the case of breach of contract, the court may, in its discretion, on a suit for specific performance, direct party in breach to carry out his promise according to the terms of contract. अगर डैमेजेस जो है वो एक एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, तो फिर उस केस में कोर्ट जो है वो अगर चाहे, इन इट्स डिस्क्रिप्शन, कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, डिफॉल्टर पार्टी को बोल सकता है कि आप अपना प्रॉमिस जो है उसे कैरी आउट कीजिए, आप अपने प्रॉमिस को परफॉर्म कीजिए। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, वेयर देयर इज अ ब्रीच फॉर सप्लाई ऑफ अ यूनिक आइटम, mere monetary damages may not be an adequate remedy for the other party. In such a case, the court may give order for specific performance and direct the party in breach to carry out his promise according to the terms of contract. कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकता है, और जो डिफॉल्टर है, जिस पार्टी ने ब्रीच किया है, उससे ऑर्डर देगा कि आप अपने जो प्रॉमिस आपने किया था उससे परफॉर्म करो। Here in this case, the court may direct A to supply the item to B, because the refusal to supply the agreed unique item cannot be compensated through money. यहाँ पर monetary compensation will not be an adequate compensation. तो यहाँ पर suit for specific performance जो है वो अप्लाई हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मिस्टर रमेश promised to pay ₹50,000 to his wife Mrs. Lali so that she can spend the sum on her 30th birthday. रमेश जो है उसने अपनी वाइफ लाली को 50,000 रुपये पे करने का प्रॉमिस किया है उसके 30th बर्थडे पर। मिसेस लाली इंसिस्टेड हर हस्बैंड टू मेक अ रिटर्न अग्रीमेंट इफ़ ही रियली लव्ड हर। यहाँ पर लाली जी जो है उन्होंने फर्दर इमोशनल किया और कहा कि ये जो तुम प्रॉमिस कर रहे हो उसे राइटिंग में लिख कर दो। मिस्टर रमेश मेड अ रिटर्न अग्रीमेंट एंड द अग्रीमेंट वॉज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। उसे लॉ के अंडर रजिस्टर भी करा दिया गया। और आगे मिस्टर रमेश फेल टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट टू हिज वाइफ मिसेस लाली। आगे चलकर ये जो रमेश जी हैं उन्होंने ये जो अमाउंट है पे किया ही नहीं, फेल हो गए पे करने में। मिसेस लाली वॉन्ट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर रमेश एंड रिकवर द प्रॉमिस्ड अमाउंट। अब लाली जी जो हैं वो अपने हस्बैंड पर केस फाइल करना चाहती हैं और ये जो 50,000 रुपये का अमाउंट है उसे रिकवर करना चाहती हैं। रेफरिंग टू द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एडवाइस वेदर मिसेस लाली विल सक्सीड। यहाँ पर अगर फर्स्ट इंस्टेंस पर देखा जाए तो हो सकता है कि ये इम्प्रेशन जाए कि क्योंकि यहाँ पर अग्रीमेंट रिटर्न था, रजिस्टर्ड भी था,
तो यहाँ पर क्या अप्लाई हो जाएगा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एंड इसके कारण कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एनफोर्सेबल। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और वो चीज़ ये है कि यहाँ पर ये जो अग्रीमेंट किया जा रहा है वहाँ पर इमोशनल किया जा रहा था, ठीक है। ये जो अग्रीमेंट है सोशल नेचर का अग्रीमेंट है, सोशल अग्रीमेंट है। यहाँ पर जब ये दोनों पार्टीज इमोशनल हो रही थी, भावुक हो रही थी, तब उनकी इंटेंशन लीगल रिलेशन में एंटर करने की नहीं थी, और केस लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पर बेल्फर वर्सेस बेल्फर। जब हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, उनमें से एक एसेंशियल एलिमेंट हमने पढ़ा था इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशन, यानी कि जब पार्टीज अग्रीमेंट कर रही थी उन दोनों की इंटेंशन क्या होनी चाहिए, एक लीगल रिलेशन में एंटर करने की होनी चाहिए। अगर वो इंटेंशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर इस नेचर का कोई केस आता है तो वहाँ पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन को अप्लाई करके मत आ जाना, उसकी जगह यहाँ पर अप्लाई होगा इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशन। फैक्ट्स ऑफ द केस, Mr. Ramesh agreed in writing to pay rupees 50,000 to his wife so that she can spend the sum on her birthday. However, later on his wife filed a suit to recover the amount. Provisions applicable. One of the essentials of a valid contract is that it must be capable of creating legal relationship between the parties. There must be an intention on the part of the parties to enter into a legal relation between them. Social or domestic type of agreements are not enforceable in the court of law, hence they do not result into contract. अगर आप सोशल नेचर के अग्रीमेंट कर रहे हैं, आपस में घरेलू तरीके के अग्रीमेंट कर रहे हैं, प्रोमिसेस कर रहे हैं, तो उससे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाकर एनफोर्स नहीं करा पाओगे। This rule was further substantiated by a benchmark case law of Belfer versus Belfer, where a husband agreed to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount, wife sued him for recovery of the amount. Here, in this case, wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relations. जो सोशल नेचर के अग्रीमेंट है, भले आप उसे रजिस्टर भी करा दो चाहे रिटर्न भी हो, डजेंट मैटर, अगर इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप नहीं थी तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कहलाएगा। एनालिसिस एंड कंक्लूजन, इन द गिवन केस मिस्टर रमेश हैज प्रॉमिस्ड दो मेड इन राइटिंग टू पे रुपीज 50,000 टू हिज वाइफ. Here there was no intention on the part of the parties to enter into legal relationship. Hence, Mr. Ramesh's wife will not be able to succeed in her claim of recovering the said amount. So, she won't be able to recover a single penny from her husband. यहाँ पर ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप आएगा। यहाँ पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले केस को, प्रोविज़न को अप्लाई मत कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट सही मिस्टेक करते हैं, जैसे वो रिटर्न एंड रजिस्टर्ड पढ़ते हैं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला जो भी प्रोविज़न है उसे अप्लाई कर देते हैं, उसे अप्लाई नहीं करना है। हमें इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप देखना है। इसका आंसर वो भी हो सकता था, लेकिन वी डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव। हमारे पास में मॉड्यूल ने सिर्फ एक ही आंसर दिया है, ICI ने इसका एक ही आंसर दिया है, तो हमें एक ही ध्यान रखना है कि हस्बैंड वाइफ वाला केस या कोई भी मदर एंड डॉटर या सन, फादर एंड सन वाला अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई प्रॉमिस किया जा रहा है कुछ अमाउंट पे करने का, वहाँ पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पर उसे सोशल एग्रीमेंट मानकर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, उसे एनफोर्स नहीं कराया जा पाएगा। तो यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, दैट टॉक्स अबाउट इन्विटेशन टू ऑफर। अ शॉपकीपर डिस्प्लेड अ पेयर ऑफ ड्रेस इन द शोरूम एंड अ प्राइस टैग ऑफ ₹2000 वॉज अटैच टू द ड्रेस। एक शॉपकीपर था, उसके शोरूम पर एक ड्रेस लगा हुआ था, डिस्प्ले किया हुआ था, 2000 का उस पर प्राइस टैग लगा हुआ था। मिस लवली लुक्ड एट द टैग एंड रश टू द कैश काउंटर। अब लवली जो है उसने ये टैग देखा और कैश काउंटर पर भागी।
देन शी आस्क्ड द शॉपकीपर टू रिसीव द पेमेंट एंड पैक अप द ड्रेस। उसने शॉपकीपर को कहा कि पैसे लो और ड्रेस मुझे पैक करके दे दो। द शॉपकीपर रिफ्यूज टू हैंड ओवर द ड्रेस टू मिसेस लवली इन कंसिडरेशन ऑफ द प्राइस स्टेटेड इन द प्राइस टैग अटैच टू द ड्रेस। शॉपकीपर ने कहा कि मुझे 2000 रुपये में इसे सेल ही नहीं करना है। मिस लवली सीक्स योर एडवाइस वेदर शी कैन सू द शॉपकीपर फॉर द अबव कॉज अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लवली जो है वो आपके पास आई है एज ए सी फाउंडेशन स्टूडेंट, क्योंकि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, ये पूछते हुए कि क्या ये शॉपकीपर के पास में शॉपकीपर के ऊपर केस फाइल कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। तो जब हमने ऑफ़र एंड इनविटेशन टू ऑफ़र के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, तो हमने साफ साफ एग्जाम्पल्स में पढ़ा था कि जो प्राइस टैग्स होते हैं, जो मेन्यू कार्ड्स होते हैं, वो एक ऑफ़र ना होकर इनविटेशन टू ऑफ़र होता है। और इनविटेशन टू ऑफ़र के रेस्पॉन्स में एक एक्सेप्टेंस जनरेट नहीं होता है, जनरेट होता है एक ऑफ़र। तो इनविटेशन टू ऑफ़र जो है, अगर उससे रेस्पॉन्स मिल भी गया तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। इन दिस केस शॉपकीपर जो है, he can very well refuse to hand over the dress because he had not offered anything. It was just an invitation to offer, and in the response an offer emerges, not an acceptance emerges, right? Facts of the case: Miss Lovely went to a showroom and saw a dress with a price tag of ₹2000. When she asked the shopkeeper to receive the payment and pack the dress, he refused to sell the dress to Miss Lovely. Provisions: the offer should be distinguished from an invitation to offer. An offer is definite and capable of converting an intention into a contract. ऑफर से क्या हो जाता है, ऑफर को अगर रेस्पॉन्स मिल गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर को अगर रेस्पॉन्स मिला तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। Whereas an invitation to offer is only a circulation of an offer, it is an attempt to induce offers and precedes a definite offer. Where a party, without expressing his final willingness, proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer but invites only the other party to make an offer on those terms. This is the basic distinction between offer and invitation to offer. The display of articles with a price in it in a self-service shop is merely an invitation to offer. It is in no sense an offer for sale, the acceptance of which constitutes a contract. ये किसी भी तरीके से ऑफर नहीं है, ये क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है, और इसके बदले में आपको ऑफर इमर्ज होते हैं और ना कि एक्सेप्टेंस। Analysis: in this case, Miss Lovely, by selecting the dress and approaching the shopkeeper for payment, simply made an offer to buy the dress selected by her. If the shopkeeper does not accept the price, the interested buyer cannot compel him to sell. Conclusion: referring to the above discussion, it can be concluded that Miss Lovely cannot sue the shopkeeper. So your advice to Miss Lovely would be that she cannot sue the shopkeeper because यहाँ पर ये ऑफ़र था ही नहीं। ये क्या था, ये एक इन्विटेशन टू ऑफ़र था। प्राइस टैग, मेन्यू कार्ड, ये सब क्या होते हैं, इन्विटेशन टू ऑफ़र होते हैं। एडवर्टीजमेंट इनफैक्ट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफ़र। लेकिन एडवर्टीजमेंट का एक एक्सेप्शन क्या होता है, अगर एडवर्टीजमेंट में कोई रिवॉर्ड अनाउंस किया जा रहा है तो वो एक्सेप्शन होता है, वो जेन्युइन ऑफ़र होता है। अदरवाइज जो भी एडवर्टीजमेंट होते हैं वो भी इन्विटेशन टू ऑफ़र होते हैं। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 किस बारे में बात करता है, मिस्टर सोहनलाल sold 10 acres of his agricultural land to Mr. Mohanlal on 25th of September 2018 for 25 lakh. सोहनलाल ने अपनी 10 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड मोहनलाल को बेची, कितने रुपए के लिए, 25 लाख रुपए के लिए। द प्रॉपर्टी पेपर्स मेंशन्ड अ कंडीशन among other details that whosoever purchases the land is free to use 9 acres as per his choice, but the remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chotelal, son of the seller, for carrying out farming or other activity of his choice. प्रॉपर्टी पेपर्स में कंडीशन मेंशन थी। क्या कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि जो 10 एकड़ का पार्ट है उसमें से 1 एकड़ तो छोटेलाल यूज़ करेगा, सेलर का बेटा, उसके अलावा 9 एकड़ जैसे चाहे परचेजर यूज़ करे, राइट।
अभी ऑन 12th of October मिस्टर सोहन लाल डाइड लीविंग बिहाइंड हिज सन एंड वाइफ। सोहन लाल की डेथ हो जाती है 12 अक्टूबर को। ऑन 15th of October purchaser started construction of an auditorium on the whole of 10 acres of land and denied any land to the son। अभी जो परचेजर है उसने 15 अक्टूबर को 10 पूरे के पूरे 10 एकड़ पर एक ऑडिटोरियम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया और वो जो छोटे लाल था उससे कोई भी लैंड देने से मना कर दिया। नाउ मिस्टर छोटे लाल वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट द परचेजर एंड गेट अ सुटेबल रिड्रेसल। Discuss the above in the light of provisions of Indian Contract Act 1872 and decide upon छोटेलाल्स प्लान ऑफ एक्शन। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखकर हमारे दिमाग में दो तरीके के प्रोविजंस आ सकते हैं। वो दो प्रोविज़न कौन से हैं? पहला ये चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला केस लॉ, जिसमें कंसीडरेशन जो है वो किसी और पर्सन से भी प्रोसीड कर सकता है, जो कि यहाँ पर लेस रेलेवेंट लगता है मुझे पर्सनली। लेकिन ICA का जो स्टडी मैट है उसमें ये आंसर को ज़्यादा रेलेवेंस दिया गया है। यहाँ पर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है? सोहनलाल एंड मोहनलाल। और उसके अलावा जो छोटे लाल है वो एक पर्सन है जो कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा रहा है। यहाँ पर जो कंसीडरेशन है वो प्रोसीड किया हुआ है सोहनलाल से मोहनलाल के बीच में, राइट। तो यहाँ पर अगर चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला केस लगाया जाए तो उस केस में ये बोला जा सकता है कि जो छोटे लाल है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है, बिकॉज यहाँ पर सोहनलाल के द्वारा ऑलरेडी कंसीडरेशन प्रोसीड हो चुका है। और दूसरा हम चाहें तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन लगा सकते हैं। वो इस तरीके से लगा सकते हैं कि मेन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट सोहनलाल एंड मोहनलाल थे। छोटे लाल जो है वो एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पर ज़मीन के साथ में शर्तें जुड़ी हुई है, कॉवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड। और अगर ज़मीन के साथ में शर्तें जुड़ी हुई हैं तो उस केस में एक स्ट्रेंजर भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। शर्त ये जुड़ी हुई थी कि ये जो ज़मीन है उसका कुछ पार्ट छोटे लाल को यूज़ करने दिया जाएगा। तो यहाँ पर छोटे लाल भी उस कंडीशन को एनफोर्स करा के और ये जो 1 एकड़ का पार्ट है उसे क्लेम कर सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर ICI ने चिन्नैया वर्सेस रमैया का जो केस लॉ है उसे मेंशन किया है, हम उसी लाइन पर इसे आंसर करेंगे। तो पढ़ते इसका आंसर। सबसे पहले हम फैक्ट्स ऑफ द केस को एकदम कंसाइज करेंगे। मिस्टर सोहनलाल सोल्ड हिज 10 acres ऑफ लैंड टू मिस्टर मोहनलाल with the condition that whosoever purchases the land is free to use 9 acres as per his choice, but the remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chotelal, son of the seller. However, afterwards, Mr. Mohanlal denied any land to Mr. Chotelal. ये हुआ हमारा फैक्ट। प्रोविजंस क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन as given in section 2 clause D, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person does something, such an act is consideration. In other words, there can be a stranger to a consideration but not a stranger to contract. Chinnaiya versus Ramaiya. In India, consideration may proceed from the promisee or any other person who is not a party to contract. Analysis in the given case between defendant, that is Mohanlal, and plaintiff Mr. Chotelal, the consideration has been furnished on behalf of the plaintiff, that is Mr. Chotelal, by his father, that is Sohanlal. Although the plaintiff was a stranger to consideration, but since he was a party to the contract, he could enforce the promise of the promisor, since under Indian law consideration may be given by the promisee or anyone on his behalf via section 2 clause D of Indian Contract Act. Thus, consideration furnished by Mr. Sohanlal to Mr. Mohanlal constitutes sufficient consideration for the plaintiff, that is Mr. Chotelal, to sue the defendant on the promise. Had Mr. Chotelal was entitled to a decree for the right to use that 1 acre of the land. Conclusion: based on the above discussion, it can be concluded that Mr. Chotelal will succeed in getting the land proportioned for him. तो यहाँ पर इन्होंने चिन्नैया वर्सेस रमैया वाले केस को ज़्यादा रेलेवेंस दिया है, बट एज पर मी यहाँ पर
जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है इन केस ऑफ कॉवेनेंट रनिंग विद लैंड, दैट वुड बी मोर रेलिवेंट, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. हमारे पास जो आंसर दिया गया है हमें उससे वैसे ही आंसर करना है. ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 20. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21. मिस्टर एक्स, a businessman, has been fighting a long drawn litigation with Mr. Y, an industrialist. X और Y के बीच में एक लीगल बैटल चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है. टू सपोर्ट हिज लीगल कैंपेन he enlisted the services of Mr. C, a judicial officer, stating that the amount of rupees 10 lakh would be paid to him if he does not take up the brief of Mr. Y. यहाँ पर एक्स ने क्या किया है, एक जुडिशियल ऑफिसर है मिस्टर सी, उसे कहा है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा अगर तुमने वाई जो है उसका ब्रीफ नहीं लिया, उससे कुछ पूछताछ नहीं की, उसका जो पक्ष है या फिर वो जो भी कंटेंशन देता है उसे नहीं सुना तो. मिस्टर सी अग्रीज, बट एट द एंड ऑफ लिटिगेशन, सी जो है उसने अग्री कर लिया. एट द एंड ऑफ द लिटिगेशन मिस्टर एक्स रिफ्यूजेस टू पे टू मिस्टर सी. अभी एक्स जो केस जीत गया, सी ने पैसे मांगे 10 लाख रुपए दो, एक्स ने मना कर दिया नहीं दे रहा. डिसाइड वेदर मिस्टर सी कैन रिकवर द अमाउंट प्रॉमिस्ड बाय मिस्टर एक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. आपको डिसाइड करना है कि क्या सी ये अमाउंट रिकवर कर सकता है. अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहली बार तो उन्हें लगता है कि जब व्हेन ही एनलिस्ट द सर्विसेज ऑफ मिस्टर सी अ जुडिशियल ऑफिसर, तो उन्हें लगता है कि एकदम सही तो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर कंसीडरेशन भी है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए सी जो है इस अमाउंट को रिकवर कर सकता है. लेकिन यहाँ पर आपको देखते हैं जुडिशियल ऑफिसर को कोई अमाउंट पे किया जा रहा है, दैट इज इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, दैट कम्स अंडर agreement opposed to public policy, that further comes under illegal object and consideration. अगर आप जो न्याय व्यवस्था है, जो आपका कोर्स ऑफ जस्टिस है, उसमें आप कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देकर या किसी भी तरीके से, तो आप कोर्स ऑफ जस्टिस के साथ में क्या कर रहे हो, इंटरफेरेंस कर रहे हो, जो कि गलत है, जो कि अनलॉफुल है. तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये एक अग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है. तो यहाँ पर आपको लिखना है कि सी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट. फैक्ट्स ऑफ द केस, मिस्टर एक्स वॉज फाइटिंग अ लीगल बैटल विद मिस्टर वाई. ही promised to pay an amount of rupees 10 lakh to Mr. C, a judicial officer, if he doesn't take the brief of Mr. Y. However, at the end of the litigation, he refuses to pay the amount promised to Mr. C. Provisions applicable. Section 23 of Indian Contract Act states that the consideration or object of an agreement is unlawful if first, it is forbidden by law, second, is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of law, third, it is fraudulent, fourth, it involves injury to the person or property of another, or court regards it as immoral, and sixth, opposed to public policy. Opposed to public policy में आता है हमारा interference with the course of justice. Agreement opposed to public policy apart from other agreements include interference with the course of justice. An agreement whose object is to induce any judicial officer of the state to act partially or corruptly is void as it is opposed to public policy. Analysis. In the given case, Mr. X has agreed to pay rupees 10 lakh to Mr. C, who is a judicial officer. It is clear that there is an agreement to interfere with the course of justice and therefore opposed to public policy. Conclusion में क्या आ जाएगा? As at the end Mr. X refuses to Mr. C to pay the decided amount, Mr. C cannot recover the amount promised by Mr. X under the provisions of Indian Contract Act, as it is a void agreement between the two. Agreement ही क्या है? Void है, because it is opposed to public policy. तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 21. आपको याद रखना है, अगर किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को, यानी कि जुडिशरी में कोई भी ऑफिसर है, उससे कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई मॉनिटरी अमाउंट दे रहा है, तो ये इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस माना जाएगा एंड ये एक वॉइड अग्रीमेंट होगा क्योंकि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है.
पब्लिक पॉलिसी सेज कि हमारा जो जस्टिस का सिस्टम है, जुडिशरी का सिस्टम है, वो तो एटलीस्ट प्रॉपर होना चाहिए। अगर उसमें ही लोग अपना मॉनेटरी जो अमाउंट है वो यूज़ करने लग गए, उनके पास जो पैसे का इन्फ्लुएंस है वो यूज़ करने लग गए, तो उस जुडिशरी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट होता है तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। Come to question number 22. Question number 22 talks about agreement with minor. And minor's agreement are void ab initio. We do have a case law called Mohari Bibi versus Dharmadas Ghosh. Srishti, a minor falsely representing her age, enters into an agreement with an authorized laptop dealer, Mr. Gupta, owner of SP Laptops, for purchasing of laptop on credit amounting to rupees 60,000 for purchasing a laptop on 1st of August 2021. 60,000 रुपये के लोन पर या क्रेडिट पर सृष्टि ने अपनी आप की एज को फॉल्सली रिप्रेजेंट करते हुए गुप्ता जी के साथ में लैपटॉप को खरीदने का अग्रीमेंट किया। She promised to pay back the outstanding amount with interest at 16% per annum by 31st of July 2022. उसने प्रॉमिस किया कि 31 जुलाई तक वो पूरा का पूरा अमाउंट 16% per annum की रेट के साथ में पे ऑफ कर देगी। She told him that in case she won't be able to pay the outstanding amount back, her father Mr. Ram will pay back the amount on her behalf. उसने प्रॉमिस किया कि अगर मैं नहीं पे कर पाई तो मेरे पिताजी मिस्टर राम इस अमाउंट को पे करेंगे। आफ्टर अ ईयर व्हेन सृष्टि वाज आस्क्ड टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इंटरेस्ट, शी रिफ्यूज टू पे द अमाउंट एंड टोल्ड द ओनर दैट शी इज अ माइनर एंड नाउ ही कैन नॉट रिकवर अ सिंगल पेनी फ्रॉम हर। अभी जो ड्यू डेट आई, गुप्ता जी ने इनसे अमाउंट मांगा, सृष्टि ने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं एक माइनर हूँ, आप मुझसे 1 रुपया भी वसूल नहीं कर पाओगे। शी विल बी अडल्ट ऑन 1st of January 2024, 2024 में वो अडल्ट हो जाएगी। ओनली आफ्टर दैट अग्रीमेंट कैन बी रेटिफाइड। Explain by which of the following way Mr. Gupta will succeed in recovering the outstanding amount with interest with reference to Indian Contract Act 1872. आपको पता करना है, आपको बताना है कि किस तरीके से गुप्ता जी इस अमाउंट को रिकवर कर पाएंगे। फर्स्ट, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट सृष्टि अ माइनर फॉर रिकवरिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, सृष्टि पर केस फाइल कर कर। सेकेंड, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर राम, राम के अगेंस्ट केस फाइल कर कर। थर्ड, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट सृष्टि अ माइनर फॉर रिकवरिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर शी अटेन्स अ मेजोरिटी, यानी कि जब वो मेजर हो जाएगी उसके बाद में क्या रिकवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो माइनर का अग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग होता है, जिसे एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। उसके अलावा उसे रेक्टिफाई भी नहीं किया जा सकता है, और अगर माइनर मेजर बन भी जाए उसके बाद भी उसके ऊपर केस फाइल नहीं किया जा सकता है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमें इन तीनों को आंसर करना है। फर्स्ट, a minor is not competent to contract and any agreement with or by a minor is void from the very beginning. In the instant case, the agreement between Mr. Gupta. Come to question number 23. Question number 23 talks about void contract. Mr. X and Mr. Y entered into a contract on 1st of August 2018 by which Mr. X had to supply 50 tons of sugar to Mr. Y at a certain price strictly within a period of 10 days of the contract. X and Y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1st of August को, जिसमें X को 50 टन शुगर सप्लाई करना था Y को। सर्टेन प्राइस डिसाइड हुआ था, उसके अलावा डिलीवरी 10 दिन के अंदर अंदर स्ट्रिक्टली दी जानी थी, क्योंकि ये बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। Mr. Y also paid an amount of rupees 50,000 towards advance as per the terms of the above contract. The mode of transportation available between their places is roadway only. X and Y को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेलवे है। Severe flood came on 2nd August 2018 and the only road connecting their places was damaged. फ्लड्स आ गई, बाढ़ आ गई और पूरा रोड डैमेज हो गया।
एंड इट कुड नॉट बी रिपेयर्ड विद इन 15 डेज, 15 दिन में भी वो रिपेयर नहीं हो पाया. मिस्टर एक्स ऑफर टू सप्लाई शुगर ऑन 20th of August 2018 फॉर विच मिस्टर वाई डिड नॉट अग्री. एक्स ने कहा 20 अगस्त को कि मैं अभी शुगर सप्लाई करूं. क्या वाई ने मना कर दिया, बोला तेरे पास ही रख. On 1st of September 2018, Mr. X claimed compensation of rupees 10,000 from Mr. Y for refusing to accept the supply of sugar. अब X जो है उसने Y पर केस कर दिया कि तुमने शुगर का सप्लाई एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मुझे 10,000 रुपये का कॉम्पनसेशन दो, विच वॉज नॉट देयर विद इन द परव्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं था. On the other hand, Mr. Y claimed for refund of 50,000 which he had paid as an advance in terms of the contract. Y ने 50,000 का जो एडवांस पे किया था उसने कहा कि वो तो मुझे रिफंड कर, 10,000 रुपये क्या ही मांग रहा है. Analyze the above situation in terms of the provisions of Indian Contract Act and decide on Y's contention. आपको डिसाइड करना है कि X जीतेगा या फिर Y जीतेगा, किसका कंटेंशन करेक्ट है. यहाँ पर आपको साफ साफ दिया हुआ है. सबसे पहला जो टाइम था वो एसेंशियल एलिमेंट था, क्योंकि 10 दिन के अंदर सप्लाई देना है. उसके अलावा क्या यहाँ पर डिलीवरी पॉसिबल थी 10 दिन में? नहीं थी. रोड जो था वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था. तो ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. एंड ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है. और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर किसी पार्टी ने कोई बेनिफिट रिसीव किया है तो उसे रिफंड करना पड़ता है. तो सबसे पहली बात यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है. पार्टीज जो है अब उसे एनफोर्स नहीं करा सकती हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो एडवांस पे किया गया है वाई के द्वारा वो क्लेम किया जा सकता है. एक्स कोई डैमेज, कोई कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर ऐसा कुछ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं था. उसके अलावा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कोई भी आपको लीगल रेमेडीज प्रोवाइड नहीं करता है. Facts of the case: Mr. X agreed to supply 50 tons of sugar to Y at a certain price within 10 days, and Y paid rupees 50,000 as an advance. Due to severe floods, only road connecting the places was damaged, and Mr. X could not supply sugar within the agreed time. However, Mr. X offered to supply afterwards, to which Mr. Y refused. Mr. X claimed compensation from Mr. Y for not accepting the supply, while Mr. Y claimed a refund of the advanced amount. Provisions: when performance of promise becomes impossible or illegal by occurrence of an unexpected event or a change of circumstances beyond the contemplation of parties, the contract becomes void, that is, example, change in law. In other words, sometimes the performance of a contract is quite possible when it is made, but subsequently some event happens which renders the performance impossible or unlawful. लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब वो पूरी तरीके से परफॉर्म करने लायक था, पॉसिबल था, लेकिन बाद में कोई ऐसा चेंज आ गया जिसके कारण परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई, अनलॉफुल हो गई. The effect of such impossibility is that it makes the contract void and the parties are discharged from further performance of the contract. इसके कारण, इम्पॉसिबिलिटी के कारण कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाएंगी. फर्दर, एज पर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन एन अग्रीमेंट इट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एनी पर्सन who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or make compensation for it to the person from whom he has received it. जिस भी पर्सन ने कोई बेनिफिट, कोई भी एडवांटेज रिसीव किया है वॉइड अग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, उसे वो रिफंड करना रहेगा. एनालिसिस: in the given case, due to severe flood, the only mode of transportation available between their places is damaged, which clearly makes the execution of delivery of 50 tons of sugar to Mr. Y impossible within the stipulated time. Now, Mr. X claimed compensation of rupees 10,000 from Mr. Y for non-acceptance of delivery after the expiry of stipulated time period, but since the contract has already gone void due to impossibility of performance within the stipulated time period, there remains no legal room for demanding compensation. You do not have any sort of legal remedy or legal room for demanding this compensation. But at the same time, the contention of Mr. Y for refund of his previously advanced sum
of ₹50,000 stands valid as under the provisions of Indian Contract Act. If a contract turns void due to any specific reasons, then all previously advanced sums have to be refunded. लेकिन Y को उसका रिफंड मिल जाएगा बिकॉज अगर कोई भी ऐसा सम दिया गया है, एडवांस किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है, तो वो आपको रिफंड करना पड़ेगा. Conclusion: as the contract has become void, Mr. X shall not be able to recover any sort of compensation, while Y will be able to receive back the amount advanced by him. ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 23. एज सच कोई डिफ़िकल्टी नहीं था उसमें, आप उसे एकदम सही से, एकदम अच्छे से, और 5 to 6 मार्क्स का इसका वेटेज बन सकता है, उसमें आप इसको आंसर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं. मिस्टर रिच एस्पायर टू गेट अ सेल्फ पोर्ट्रेट मेड बाय एन आर्टिस्ट अगेन सिमिलर लाइंस पर बेस्ड है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये आ रहा है. He went to the workshop of Mr. C, an artist, and asked whether he could sketch the former's portrait on an oil painting canvas. रिच जो है उसको अपना पोर्ट्रेट बनवाना था. वो गया एक आर्टिस्ट के पास में, सी के पास में, एंड उससे पूछा कि क्या तुम मेरा पोर्ट्रेट बना सकते हो ऑयल पेंटिंग कैनवास पर. मिस्टर सी अग्री टू द ऑफर एंड आस्क फॉर ₹50,000 एज फुल एडवांस पेमेंट फॉर द अबव क्रिएटिव वर्क. सी जो है उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं ये कर दूंगा, लेकिन मुझे 50,000 पूरा का पूरा एडवांस चाहिए. मिस्टर सी क्लैरिफाइड दैट द पेंटिंग शैल बी कम्प्लीटेड इन 10 सिटिंग्स एंड शैल टेक 3 months. सी ने ये भी क्लियर कर लिया 3 महीने लगेंगे और 10 सिटिंग्स लगेंगी. ऑन रीचिंग टू द वर्कशॉप फॉर द 6th sitting, Mr. Rich was informed that Mr. C become paralyzed and would not be able to paint for the near future. जब 6th सिटिंग के लिए रिच जो है वो सी के इस वर्कशॉप पर जा रहा था, उसको पता चला कि सी पैरालाइज हो चुका है और वो नियर फ्यूचर में कोई भी पेंटिंग नहीं कर पाएगा. मिस्टर सी हैड अ सन, मिस्टर के, who was still pursuing his studies and had not taken up his father's profession yet. के जो है बेटा है सी का और वो अभी पढ़ाई कर रहा है, पिताजी का प्रोफेशन वो कैरी आउट नहीं कर रहा है. डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. फर्स्ट, कैन मिस्टर रिच आस्क मिस्टर के टू कंप्लीट द आर्टिस्टिक वर्क इन लिeu ऑफ हिज फादर. क्या ये जो रिच है वो के को बोल सकता है कि तुम अभी पेंटिंग बनाओ. एंड सेकेंड, could Mr. Rich ask Mr. K for refund of money paid in advance to his father. दो चीज़ें हमें आंसर करनी है. क्या यहाँ पर ये जो एडवांस मनी वो रिफंड बैक हो जाएगा, और क्या ये जो आर्टिस्टिक वर्क है वो के से एनफोर्स कराया जा सकता है इसे कंप्लीट करने के लिए. तो जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं तो उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहाँ पर पर्सनल स्किल्स का सवाल है. तो यहाँ पर के को नहीं एनफोर्स किया जा सकता है कि वो इस पेंटिंग को कंप्लीट करे. और दूसरी बात, क्या मिस्टर रिच जो है वो ये रिफंड मांग सकता है. तो यहाँ पर दो आंसर्स निकल कर आते हैं. दो आंसर्स कौन कौन से हैं. पहला, ये हो सकता है कि रिफंड मांगा जा सकता है क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई बेनिफिट्स मिले हैं, कोई भी अमाउंट एडवांस किया गया है, तो वो रिफंड बैक किया जाएगा. और दूसरा ये हो सकता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि एनफोर्सिबल नहीं है और इसलिए यहाँ पर रिफंड नहीं मांगा जा सकता है. सेकेंड आंसर इज सॉर्ट ऑफ इनकरेक्ट, इररेलेवेंट, लेकिन स्टडी मैट में, ICAI की स्टडी मैट में कहीं कहीं पर ये आंसर दिया हुआ है कि रिफंड नहीं मांगा जा सकता है. बट मोर रेलेवेंट ये है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई बेनिफिट रिसीव हुआ है तो वो रिफंड करना होगा. अगेन सिमिलर लाइन पर बेस्ड है. क्वेश्चन 23 में हम इस टाइप का पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं थी, यहाँ पर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है. फैक्ट ऑफ द केस, मिस्टर रिच आस्क्ड एन आर्टिस्ट Mr. C to sketch a portrait for him and gave an advance of ₹50,000 for the same. However, before the painting could be completed, Mr. C got paralyzed. पेंटिंग से पहले C जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं. Provisions: a contract may become impossible to perform owing to first, an unforeseen change in law. लॉ में कुछ चेंज आ गया. The destruction of the subject matter essential to that performance. जो सब्जेक्ट मैटर था वही डिस्ट्रॉय हो गया, वही ख़त्म हो गया. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई घर को खरीदने का या फिर घर को रेंट पर लेने का अग्रीमेंट किया गया
और वो घर ही डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक और ड्यू टू फायर ब्रेकआउट, तो उसके कारण वो सब्जेक्ट मैटर जो था वही फिनिश हो चुका है। द नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स विच वॉज नेचुरली कंटेम्पलेट फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सम पर्सनल इनकैपेसिटी लाइक डेंजरस मेलोडी। कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी था किसी कॉन्ट्रैक्ट में। फॉर एग्जांपल पेंटिंग बनाने के लिए उस पर्सन का केपेबल होना ज़रूरी है। अगर कोई पेंटर पेंटिंग बनाने वाला है तो उसके हाथ पैर सही से काम करने ज़रूरी है, उसका उस स्टेट ऑफ माइंड में होना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं रहती, वो स्टेट में नहीं रहता है, उस चीज़ में नहीं, उस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर वो पर्सन नहीं है तो वो कैसे ही उस पेंटिंग को बनाएगा। तो ये हो सकता है किसी इनकैपेसिटी के कारण, किसी डेंजरस बीमारी के कारण। एंड देन फोर्थ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, यानी कि वॉर डिक्लेयर हो गया तो एनिमी कंट्री के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर क्या हुआ है, डेंजरस मेलोडी हुआ है क्योंकि पर्सन पैरालाइज हो चुका है। प्रोविजन फर्दर a contract which involves the use of personal skills or is founded on personal consideration comes to an end on the death or inability of the promisor. As regards any other contract, the legal representative of the promisor are bound to perform. पर्सनल स्किल अगर इन्वॉल्व नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बाउंड टू परफॉर्म है, उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि चाहे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं हो तो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसे परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर पर्सनल स्किल अगर इन्वॉल्व नहीं है तो फिर LR आर बाउंड टू परफॉर्म। लेकिन यहाँ पर तो पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। एनालिसिस इन द गिवन केस, अ वर्क ऑफ आर्ट दैट इज पेंटिंग इन्वॉल्व्स use of personal skills and in the incapacity of the promisor will lead to discharge of the contract. As Mr. C's son cannot be compelled to perform the remaining promise, further the contract shall be void and any benefits received hereunder shall have to be refunded back. तो यहाँ पर इस अमाउंट को रिफंड करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, मिस्टर रिच कैन नॉट आस्क Mr. K to complete the artistic work in lieu of his father. Mr. C as legal representative is not responsible to perform in case of contract involving personal skill. And second का आपको दो आंसर हो सकते हैं, पहला क्योंकि void है, unenforceable है, इसलिए रिफंड नहीं मांगा जा सकता है। दूसरा रिफंड मांगा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर void contract है और void contract के अंदर अगर कोई बेनिफिट रिसीव हुआ है तो वो वापस करना रहेगा। दोनों आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि रिलेट करता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से। मिस्टर सोनूमल, अ वेल्दी इंडिविजुअल, प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ ₹80,000 टू मिस्टर दत्तूमल ऑन 26 Feb 2019। सोनूमल ने दत्तूमल को 80,000 रुपये दी कब, 26 फरवरी को। The borrower, Mr. Dattumal, asked for a further loan of ₹1,50,000. Borrower ने 1.5 लाख रुपए और मांगे। Mr. Sonumal agreed but provided the loan in parts at different dates. सोनूमल ने अलग अलग डेट पर ये 1.5 लाख रुपए का लोन दिया। कैसे दिया? He provided ₹1 lakh on 28th of Feb 2019 and remaining 50,000 on 3rd of March 2019. On 10th of March 2019, Mr. Dattumal, while paying off the part ₹75,000 to Mr. Sonumal, insisted that the lender should adjust 50,000 towards the loan taken on 3rd of March and balance as against the loan on 26th of Feb 2019। ओके, तो अभी यहाँ पर ये जो दत्तूमल है उसने 75,000 रुपये दिए। उसने साथ में ये भी मेंशन किया कि मैं जो ये पैसे दे रहा हूँ 75,000, उसमें से 50,000 रुपये तो 3 मार्च को जो लोन लिया था, जो 50,000 उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करना, उसके अलावा 26 फरवरी को जो 80,000 लोन लिया था उसके अगेंस्ट 25,000 सेट ऑफ करना। मिस्टर सोनूमल ऑब्जेक्टेड टू दिस अरेंजमेंट एंड आस्क्ड द बोरोअर टू एडजस्ट इन ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ बोरोअर ऑफ फंड्स। अभी यहाँ पर जो सोनूमल है उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं ऐसे एडजस्ट नहीं करूँगा, मैं डेट जो था, जो हमारा
ऑर्डर ऑफ बोरोअल ऑफ फंड्स था, उस केस में ही उसी मेथड से अप्रोप्रिएट करूँगा, उसी ऑर्डर से अप्रोप्रिएट करूँगा. नाउ यू डिसाइड फर्स्ट whether the contention of Mr. Dattumal is correct or otherwise as per the provision of Indian Contract Act. Second, what would be your answer in case the borrower does not insist on such order of adjustment of repayment? Third, what would be the mode or adjustment or appropriation of such part payment in case neither Sonomal nor Dattumal insist any order of adjustment on their part? यहाँ पर कौन सा प्रोविज़न अप्लाई होगा? जब कोई सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स ली जाती हैं और फिर उसका रीपेमेंट किया जाता है, तो उस केस में जब उसका रीपेमेंट सफिशिएंट नहीं होता है उस सारी डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, तो वहाँ पर लग जाते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के प्रोविज़न्स. एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के प्रोविज़न्स में हमने 3 तरीके के मेथड पढ़े थे. पहला, अगर बोरोअर वाइल पेइंग ऑफ हिज डेट ये इंसिस्ट कर रहा है, वो कोई ऑर्डर ऑफ पेमेंट मेंशन कर रहा है, तो फिर उस केस में ये जो क्रेडिटर है, जो लेंडर है, उसे उसी मेथड को फॉलो करना होगा, उसी ऑर्डर से सेट ऑफ करना होगा. दूसरा, अगर ये जो बोरोअर है वो कोई भी ऑर्डर मेंशन नहीं करता है, भूल जाता है या जो भी हो जाता है, तो क्रेडिटर जैसे चाहे उसे सेट ऑफ कर सकता है, इवन अगेंस्ट टाइम बार डेट भी उसे सेट ऑफ कर सकता है. एंड थर्ड, अगर दोनों ही एक दूसरे को मेंशन नहीं करते तो फिर उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट फीफो मेथड से बाय ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी कि सबसे पुराना डेट सबसे पहले सेट ऑफ हो जाएगा इंक्लूडिंग टाइम बार डेट. तो ये 3 हमारे पास में मेथड होते हैं सेट ऑफ के. अगर पहला बोरोअर इंसिस्ट कर रहा है तो उस ऑर्डर में करो. दूसरा, अगर बोरोअर ने कुछ नहीं कहा तो लेंडर जो अपने हिसाब से सेट ऑफ करेगा. तीसरा, अगर दोनों ने एक दूसरे को कुछ इंटीमेट नहीं किया तो उस केस में इन द ऑर्डर ऑफ टाइम सेट ऑफ हो जाएगा. तो ये प्रोविज़न हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करने हैं. प्रोविजंस, समटाइम्स अ डेटर ओज सेवरल टू द सेम क्रेडिटर एंड मेक्स पेमेंट विच इज़ नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेट्स. In such cases, the payment is appropriated as per the provisions of Section 59 to Section 61 of Contract Act. First, application of payment where debt to be discharged is indicated. Where a debtor owing several distinct debts to one person makes a payment to him either with express intimation or that the payment is to be applied in discharge of some particular debt, the payment, if accepted, must be applied accordingly. अगर एक्सप्रेस इंटीमेशन दी गई है बोरोअर के द्वारा तो वैसे ही उसे अप्लाई किया जाएगा, वैसे ही उसे सेट ऑफ किया जाएगा. सेकेंड, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, इंडिकेट नहीं किया गया है. वेयर द डेटर हैज़ omitted to intimate that the payment is to be applied in discharge of which debt, then creditor may apply it at his discretion to any lawful debt actually due to him from the debtor, even if it is time bar debt or it is barred by the Limitation Act. And the third, application of payment where neither party appropriates, किसी ने भी appropriate नहीं किया है. Where neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debts in order of time, whether or not they are barred by limitation. यानी कि इंक्लूडिंग टाइम बार डेट आप किसी भी डेट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो इन ऑर्डर ऑफ टाइम. इफ डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रपोर्शनेटली. एनालिसिस एंड कंक्लूजन, कंटेंशन ऑफ मिस्टर दत्तुमल इज करेक्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टू इंडिकेट द डेट टू बी एडजस्टेड, यानी कि वो चाहे जैसे उसे सेट ऑफ करा सकता है, एडजस्ट करा सकता है. Second, if the borrower does not insist any order of payment, then lender at his discretion may adjust in any of the debt he wants. And third, in case neither of them appropriates, then payment will be adjusted to the debt first in time. फर्स्ट इन टाइम यानी कि जो सबसे पुरानी डेट थी उसके अगेंस्ट सबसे पहले सेट ऑफ किया जाएगा. तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट. So we are done till question number 25 up till now. 10 case studies we have covered in this video. In the previous video we had covered 15 case studies. Remaining portion up to 8 to 10 case studies are still pending. I will cover in the next video. I will see you there.
If you found this video useful, please like the video and please subscribe to the channel. If you have not subscribed yet, I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Thanks a lot.